हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके जोन में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पर क्लिक किए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम जो पुलिस कांस्टेबल का जो नया भाग है, जो 10 नंबर का पार्ट है, जो 10 प्रश्न का पार्ट और 5 नंबर का पार्ट नया भाग जोड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, महिलाएं एवं बच्चों के विरुद्ध जो अपराध है उसके बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस के बारे में बात करेंगे। कुछ बातें जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे जिया मोदी एक लेखिका है। जिया मोदी एक लेखिका जिसने एक पुस्तक लिखी थी 10 जजमेंट्स दैट चेंज ऑफ इंडिया। तो ये प्रश्न बन सकते हैं कि जिया मोदी ने जो महिलाओं से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है? 10 जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया इसने पुस्तक लिखी थी और वो जिया मोदी ने लिखी थी। तो इसने कहा कि 10 जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया। इसके नाम से ही पता चलता है कि 10 जजमेंट्स जो इंडिया को बदल दें। तो इसके बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने बात की थी विशाखा बनाम राजस्थानवाद को कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। इस पुस्तक में इसने कहा है कि जो विशाखा बनाम राजस्थानवाद जो केस था, वो कार्यस्थल पर महिलाओं के जो यौन उत्पीड़न के अधिकारों के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक ही महत्वपूर्ण कदम था और ये इसने दिशा के पहला महत्वपूर्ण कदम इसने माना है। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या थी, विशाखा जो वाद क्या था, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। ये बहुत बड़ी टॉपिक है तो अलग से इसमें बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कार्यस्थल पर शोषण के बारे में। कार्यस्थल पर किसी कामकाजी महिला के साथ होने के नाते कोई ऐसा भेदभाव किया जाता है कार्यस्थल पर, चलो कोई कार्यस्थल पर है जो कामकाजी महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है जो उसके कैरियर और गरिमा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करें, कार्यस्थल पर यौन शोषण कहा जाएगा। ऐसा विशाखावाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। देखो, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कब होगा, इसकी परिभाषा कहाँ दी गई थी? तो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी थी विशाखावाद में। विशाखावाद वैसे राजस्थान है ना, उसके भी उस केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा दी थी। कार्यस्थल पर शोषण की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, इस वाद में दी थी। तो उसने क्या परिभाषा दी थी? कार्यस्थल पर किसी कामकाजी महिला के साथ महिला होने के नाते ऐसा कोई भेदभाव किया जाता है, मतलब जैसे पुरुष और महिला में ऐसा भेदभाव किया जाता है, कामकाजी महिला के साथ में इसलिए भेदभाव जाता है क्योंकि वो महिला है, इसलिए उनके साथ में भेदभाव किया जाता है जो उसके कैरियर और गरिमा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जो उसके कैरियर और गरिमा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे, कार्यस्थल पर शोषण कहा जाएगा। कार्यस्थल पर शोषण कहा जाएगा। अब बात करते हैं कृत्य जो कार्यस्थल पर शोषण को इंगित करते हैं। ऐसे काम जो ऐसे कृत्य जो कार्यस्थल पर शोषण को इंगित करते हैं, किन गतिविधियों से ऐसा लगता है कि ये कार्यस्थल पर शोषण को इंगित करते हैं, इन गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। शारीरिक संपर्क अनुचित फायदा उठाना। पहला है शारीरिक संपर्क अनुचित फायदा उठाना। तो ये अगर इस तरह की गतिविधियां तो वो कार्यस्थल पर शोषण को इंगित करता है। लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना। लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना। लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना, कोई कमेंट्स करना, भद्दे कमेंट्स करना भी इसके अंतर्गत आता है। और लैंगिक पक्षपात की मांग करना या अनुरोध करना, शारीरिक संपर्क या अनुचित फायदा उठाना, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रवृत्ति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना। लैंगिक प्रवृत्ति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक कैसा भी कोई आचरण करना, इन सभी की गतिविधियों से कार्यस्थल पर यौन शोषण को इंगित करती है। अब विशाखावाद जो 1997 में हुआ था, विशाखावाद हुआ था 1997 में। विशाखा वर्सेस जो राजस्थान सरकार है उसके मध्य हुआ था। तो इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा था, उसकी प्रमुख बिंदु है, देखते बात करते हैं। संविधान में वर्णित लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। विशाखावाद का प्रमुख बिंदु है कि जो संविधान में जो लैंगिक समानता वर्णित है उसको सुनिश्चित करना, पहली बात तो। और किसी कामकाजी महिला को अपने पुरुष सहकर्मी की तुलना में अधिक खतरनाक काम देना। किसी कामकाजी महिला को अपने पुरुष सहकर्मी की तुलना में अधिक खतरनाक काम देना उसके जीवन और स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। ये भी उन्होंने एक प्रमुख बिंदु था। किसी कामकाजी महिला को पुरुष सहकर्मी की तुलना में अधिक खतरनाक काम नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा दे तो उसके जीवन और स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकारों का ये उल्लंघन करता है। सुरक्षित कामकाजी वातावरण का निर्माण कामकाजी महिला का मूलभूत अधिकार है। सुरक्षित कामकाजी वातावरण का निर्माण कामकाजी महिला का मूलभूत अधिकार है।
पुरुष सहकर्मी की तुलना में कार्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पुरुष सहकर्मी की तुलना में कार्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंगिक समानता सुनिश्चित करना इसका मतलब है कि पुरुष और महिला को बराबर करना, और महिला और पुरुषों को बराबर समान कार्य देना, भेदभाव नहीं करना। पूर्ण गरिमा के साथ काम करना मूलभूत अधिकार है महिलाओं का। और राइट टू वर्क किसी कामकाजी महिलाओं का अपरिहार्य अधिकार है। राइट टू वर्क, काम करने का किसी कामकाजी महिला का अधिकार है, वो काम कर सकती है, राइट टू वर्क कर सकती है। विशाखावाद में कार्यस्थल पर शिकायत निवारण समिति का गठन करना अनिवार्य है, जो किसी अध्यक्षता महिला की अध्यक्षता में होगा। ये कह रहे हैं कि विशाखावाद में उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी की थी। उन्होंने एक प्रमुख बिंदु था कि कार्यस्थल पर कोई भी कार्य कंपनी है उस पर शिकायत निवारण समिति का गठन होना चाहिए। जो जिस किसी भी महिला को उस कार्यस्थल पर या उस कंपनी में जैसे शिकायत होती है, तो वो शिकायत निवारण महिला समिति है उसको बता दे, अपनी शिकायत कर दे। तो और जो अनिवार्य हर कंपनी में ऐसी होनी चाहिए, और उसकी अध्यक्षता किसी महिला की अध्यक्षता में होगी। उसकी जो अध्यक्षता कौन करेगा, कोई महिला करेगी। तो ये रहे 7 जो है वो बिंदु है, प्रमुख बिंदु है जो महिला ये संबंधित है इससे। लेकिन ये आपको बता दूं, ये लागू होते हैं 10 से अधिक काम करने वाले जो सदस्य होंगे उससे, उस जगह ये लागू होगा। चलो बात करते हैं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम निवारण प्रतिषेध अधिनियम है 2013। इसमें ये तो लिखा हुआ है, हम विस्तृत अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। देखो, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है जो कब पारित हुआ था, 2013 में पारित हुआ था। ये विशाखा गाइडलाइंस के बाद में पारित हुआ था 2013, क्योंकि विशाखा गाइडलाइंस तो 1997 में हुई थी। लेकिन इसमें विशाखा गाइडलाइन को पूरा मेंशन किया गया है 2013 का जो उत्पीड़न अधिनियम हुआ था, एक्ट हुआ था, उसमें पूरा विशाखा गाइडलाइंस को इसमें मेंशन किया गया है। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में, लेकिन ये 9 दिसंबर 2013 से प्रभावी हुआ। ये एक महत्वपूर्ण डेट है, और ये एग्जामों में बहुत बार पूछ जाती है कि यह प्रभावी कब से हुआ है। तो ये प्रभावी हुआ है 9 दिसंबर 2013 से, यह प्रभावी हुआ। अभी इस अधिनियम में कुछ खास बातें के बारे में बात कर लेते हैं। इस अधिनियम में विशाखा गाइडलाइंस को पूर्ण रूप से समाहित किया गया है। देखो, 2013 का जो अधिनियम है उसको विशाखा गाइडलाइन 1997 में थी, जो राजस्थान के विरुद्ध थी, उसको पूर्ण रूप से समाहित किया गया है। साथ ही लैंगिक उत्पीड़न और कार्यस्थल की विस्तृत परिभाषा दी गई है। जो परिभाषा ऊपर विशाखा गाइडलाइन की हमने परिभाषा पढ़ी थी, वो परिभाषा इस अधिनियम में दे रखी है। लैंगिक उत्पीड़न और कार्यस्थल की विस्तृत परिभाषा दे रखी है, तो विशाखा गाइडलाइन को इसमें शामिल किया गया है, और लैंगिक उत्पीड़न और कार्यस्थल की परिभाषा भी इस एक्ट में दे रखी है। अब इस एक्ट की कुछ बातें हैं, कुछ परिभाषा है, उसके बारे में बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आंतरिक शिकायत समिति, पहली है आंतरिक शिकायत समिति। इसका क्या कार्य है, आंतरिक शिकायत समिति क्या होती है, क्या काम आती है। अधिनियम प्रत्येक कार्यस्थल जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। देखो, ये अधिनियम के तहत क्या है कि प्रत्येक कार्यस्थल, कोई भी कंपनी, कोई भी कार्यस्थल जिसमें कितने हो, 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हो। ये बातें याद रखनी होती है, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, और कांस्टेबल में ऐसा प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि जो है अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत कार्यस्थल पे आंतरिक शिकायत समिति गठित की जा सकती है। 10 से अधिक हो, 15 से अधिक हो, 20 से अधिक हो, या 10 से कम हो, या 2 से अधिक हो, ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको अगर ये याद होगा तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो आंतरिक शिकायत समिति, एक होता है स्थानीय शिकायत समिति, एक है आंतरिक शिकायत समिति। तो स्थानीय समिति और आंतरिक समिति में क्या अंतर है। आंतरिक शिकायत समिति जो प्रत्येक कार्यस्थल पर गठित होगी जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हो, और आंतरिक शिकायत समिति का प्रावधान करता है। तो आंतरिक शिकायत समिति में जिसमें महत्वपूर्ण क्या बातें हैं, ये अध्यक्ष कार्यस्थल पर कार्यरत वरिष्ठतम महिला होगी। इसका आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष कौन होगी, कार्यस्थल पर कार्यरत वरिष्ठतम महिला होगी। अधिकतम 3 सदस्य होंगे, जिसमें 1 सदस्य महिला अनिवार्य होगी। अधिकतम 3 सदस्य होंगे, और जिसमें 1 सदस्य महिला होगी, और इसके अध्यक्ष महिला होगी। अध्यक्ष भी महिला होगी। 3 सदस्य होंगे, जिसमें भी 1 महिला होगी। पीड़ित महिला घटना के 3 माह बाद तक शिकायत दर्ज करा सकती है। पीड़ित महिला घटना के 3 माह बाद तक शिकायत दर्ज करा सकती है। आंतरिक समिति शिकायत स्थानीय समिति को स्थानांतरित करेगी। जो स्थानीय शिकायत समिति है उसको स्थानांतरित करेगी। आंतरिक अपनी जो शिकायत है वो इसको स्थानांतरित करेगी। तो
आंतरिक शिकायत समिति में महत्वपूर्ण बातें क्या है कि ये कार्यस्थल पर गठित होगी, प्रत्येक कार्यस्थल पर गठित होगी, जिसमें 10 से अधिक सदस्य हो, जिसमें एक महिला अध्यक्ष होगी, वो जो वरिष्ठतम होगी कार्य वहाँ पे कार्यस्थल पर कार्यरत, जिसमें 3 सदस्य, अधिकतम 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला अनिवार्य होगी और 3 माह बाद तक शिकायत दर्ज करा सकती है। और ये किसको स्थानांतरित करेंगे? ये स्थानीय शिकायत समिति को स्थानांतरित करेगी। ये 3 बातें इसमें आंतरिक शिकायत समिति में याद रखनी है। अब बात करते हैं स्थानीय शिकायत समिति की। जिलाधिकारी द्वारा गठित की जाएगी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्थानीय शिकायत समिति किसके द्वारा गठित की जाती है? जिलाधिकारी या कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा। तो स्थानीय शिकायत समिति गठित की जाती है जिलाधिकारी द्वारा। ये बात याद रखनी है, स्थानीय शिकायत समिति गठित की जाती है जिलाधिकारी द्वारा। अध्यक्ष महिला होगी, जो समाज सेवा से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला होगी। अध्यक्ष महिला होगी जो समाज सेवा से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला होगी। स्थानीय शिकायत समिति गठित कौन करेगा? गठित करेगा जिलाधिकारी। अध्यक्ष कौन होगी? अध्यक्ष महिला होगी। क्या करेगी? जो समाज सेवा से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला होगी। तीसरा है 3 अन्य सदस्य। 3 अन्य सदस्य क्या होगा? जो किसी एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन एक सदस्य SC/ST से जुड़ी महिला का होना अनिवार्य है। इसमें यह शर्तें आपको याद रखनी है। इसमें महत्वपूर्ण कितने प्रश्न बन सकते हैं इसमें कि ये जो अधिनियम है एक्ट कब पारित हुआ, पहला बात, ये लागू कब हुआ, किस गाइडलाइंस के तहत हुआ, गाइडलाइंस जो है उस गाइडलाइंस का ईयर, स्टेट वाद का पूछ लेते हैं। इसके बाद में इसमें जो ये शिकायत समिति, आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति, इनके जो डिटेल में प्रश्न बनेंगे। आंतरिक शिकायत समिति में ये 10 से अधिक होने चाहिए, अध्यक्ष वरिष्ठतम महिला होनी चाहिए, अधिकतम 3 सदस्य होंगे, एक महिला अनिवार्य होगी, 3 माह बाद तक शिकायत दर्ज करा सकें। और ये किसको ट्रांसफर करेंगे? स्थानीय शिकायत समिति को करेंगे। स्थानीय शिकायत समिति में क्या है? स्थानीय शिकायत समिति में यह है कि वो जिलाधिकारी द्वारा गठित की जाएगी, अध्यक्ष महिला होगी, समाज सेवा से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला होगी, 3 अन्य सदस्य होंगे जो एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं, और एक सदस्य SC/ST से जुड़ी महिला होना अनिवार्य है। अब इस समिति के क्या क्या दायित्व है? किस समिति के दायित्व है? इस स्थानीय शिकायत समिति के दायित्व। पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई 3 माह तक शिकायत कर सकती है महिला। पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई कितने माह तक? सिर्फ 3 माह तक। ये भी आपको याद रखनी है, कितने माह तक याद कर सकते हैं? 3 माह तक। लिखित मध्यस्थता से अगर शिकायत का समाधान नहीं होता है तो 1 सप्ताह के भीतर पुलिस को IPC के तहत परिवाद दायर करने का निर्देश देगी। यदि लिखित मध्यस्थता से अगर शिकायत का समाधान नहीं होता है तो 1 सप्ताह के भीतर पुलिस को IPC के तहत परिवाद दायर करने की निर्देश देगा। कौन देगी निर्देश? स्थानीय शिकायत समिति निर्देश देगी पुलिस को IPC के तहत परिवाद दायर करने की। और लेकिन इसकी जो है लिमिट कितनी? 1 सप्ताह दे रखी है, ये भी याद रखना है। जांच लंबित रहने के दौरान समिति प्रशासन को महिला के स्थानांतरण या छुट्टी संबंधी सिफारिश भी कर सकती है। जांच लंबित के दौरान जो समिति है वो उसके जो छुट्टी या स्थानांतरण संबंधी सिफारिश भी कर सकती है। उपरोक्त दोनों समितियों की कार्य प्रणालियाँ समान है, कार्य प्रणालियाँ दोनों की एक समान है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। इसमें कम से कम 10 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न थे और एग्जाम में आने लायक प्रश्न थे। यह जो अधिनियम 2013 है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अधिनियम है जिसकी धाराओं के बारे में बात करनी पड़ती है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। हम ऐसे टॉपिक भी नहीं छोड़ेंगे जिसमें से सवाल एक भी बाहर जा सकता है। तो इस टॉपिक में तो हमने यही पढ़ा है। और आपको बता दूं कि जो है ज़िंदगी बड़ी अनमोल है और अपने अधिकारों के लिए अपने को जागरूक होना चाहिए और आगे आना चाहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।